नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बात कोरोना को लेकर करेंगे, क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर डरा रखी है। कोरोना का सितम चरम पर नजर आता है। कोरोना के मामले हालांकि जो लगातार बढ़ते जा रहे थे, उनमें थोड़ी कमी जरूर देखी गई है, क्योंकि राज्य सरकारी केंद्र लगातार जो परिस्थिति बन रही है उसके आधार पर फैसले भी ले रखे हैं। लेकिन यमुनानगर में क्या हालात हैं, यमुनानगर की कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, ये आज हम जानेंगे। यमुनानगर हम पहुंचे हैं, यमुनानगर के जिला उपायुक्त मुकुल कुमार से हम बात करेंगे। कोरोना को लेकर कितनी तैयारी थी और कितने कदम उठाए गए, कितने कारगर ये साबित हुए, इन तमाम सवालों का जवाब लेने का हम प्रयास करेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका खबरें तक पर। और कोरोना को लेकर चूंकि हम बात कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में क्या स्थिति है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। यमुनानगर में क्या हालात हैं सर? मैडम, एज ऑन येस्टरडे हमारी जो स्टैटिस्टिक्स आई हैं उसके अंदर एक्टिव केसेस हमारे 1570 हैं, जो कि बिल्कुल मैनेजेबल हैं। उसमें ऑलमोस्ट 85% टू 90% हमारे होम आइसोलेशन में हैं। बाकी हमारे जो कोविड केयर फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोविड हॉस्पिटल्स हों, डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर हों, वहाँ पर हैं। तो ओवरऑल हमारी पोजीशन कंफर्टेबल है और नंबर्स हैव बीन कमिंग डाउन ओवर पास्ट फ्यू डेज। जी, अभी आपने कहा कि स्थिति कंट्रोल में है, तो क्या कुछ कदम ऐसे उठाए गए कि स्थिति नियंत्रण में आई? मैम, जैसे तो आपको पता है कि 3 तारीख से ही लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। उसके बाद सुरक्षित हरियाणा महा अलर्ट, उसके तहत गवर्नमेंट के आदेशानुसार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी डिस्ट्रिक्ट में ऑर्डर्स जारी कर दिए थे और लोगों ने भी उसमें पूरा हमारा सहयोग दिया है। और लोगों के सहयोग की वजह से ही, जिस तरह पिछले साल सहयोग दिया था, इस साल भी लोगों ने पूरा हमें कोऑपरेट किया है और ये फिगर्स हमारी काफ़ी नीचे आ गई। जी, लॉकडाउन को लेकर सर जो रियायत दी गई, छूट दी गई सरकार की ओर से, क्या उसको लेकर कभी परेशानी रखी प्रशासन के सामने कि लोग बेवजह घरों से निकले हों, या दुकानों को लेकर कभी सख्ती की गई हो? शुरू के दिनों में जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उस वक्त एक बार कंप्लायंस के लिए मैं और दूसरे हमारे ऑफिसर्स, चाहे एसपी साहब हों, एसडीएम्स हों, हम खुद राउंड लेते थे और लोगों से रिक्वेस्ट भी करते थे कि जो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स बनाए गए हैं, उनकी वो कंप्लायंस करें। तो मैं आम जनता का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरा हमारा साथ दिया और जिसके चलते आज हम कंफर्टेबल पोजीशन में थोड़ा आ गए। जी, तो आंकड़े आपने बताए सर कि अभी थोड़ी राहत है, कोरोना का ग्राफ नीचे आया है। अगर अस्पतालों की बात की जाए, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए, तो क्या कुछ तस्वीर है? हमने कुल मिला के लगभग 32 के आसपास कोविड फैसिलिटीज़ डेजिग्नेट करी थी, जिसके अंदर लगभग 10 के आसपास तो हमारे गवर्नमेंट के सेक्टर में थे और बाकी प्राइवेट में थे। तो बाकायदा हमने मैपिंग कर रखी थी ऑल ओवर द डिस्ट्रिक्ट जो हमारी कोविड फैसिलिटीज़ हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई हो, दवाई की सप्लाई हो, उसको लगातार 24 घंटे मॉनिटर किया जा रहा था। एक कंट्रोल रूम भी हमने यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रखे थे, ताकि आम जनता की कोई परेशानी या दिक्कत हो, उस कॉल सेंटर पे वहाँ पे फ़ोन्स आते थे और उसको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाता था। तो डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में इस महीने में जिस तरह कई जगह ऑक्सीजन की बात आई थी, तो वैसी कोई दिक्कत हमें कोई फेस नहीं हुई। ऑक्सीजन को लेकर कितना कोटा है डिस्ट्रिक्ट का और कितने आप लोगों को मिल पाएंगे? हमें जो ऑक्सीजन की हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हम चेंज होती रहती थी कि डिपेंडिंग अपॉन केस लोड था, तो हमें पूरी ऑक्सीजन सरकार की तरफ से मिल रही थी। जी, निजी अस्पतालों को लेकर भी बात करेंगे सर, क्योंकि बहुत सारी जगह पर बेहतरीन भूमिका अदा कर रहे हैं निजी अस्पताल, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी है कि ओवरचार्ज किया जा रहा है, बहुत ज्यादा पैसे वसूलने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो किस तरह से आप लोग मॉनिटरिंग करते हैं और किस तरह से एक्शन लेते हैं ऐसे लोगों पर? हमने बहुत पहले ही, मतलब कि इस महीने के शुरू में आईएमए, जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का लोकल चैप्टर है, उनकी ऑफिस बीरस के साथ हमारी बात हो गई थी और हमने उनसे रिक्वेस्ट करा था कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो फिक्स रेट्स हैं उससे ऊपर बिल्कुल भी चार्जिंग ना हो। और हमने तो उनसे रिक्वेस्ट भी किया था कि जो आप रेट्स ले रहे हैं उसमें आप और भी इसमें कम करेंगे। तो हमारे अनुरोध पे आईएमए ने ये इंश्योर किया कि जो भी हमारी कोविड फैसिलिटीज़ थी जो प्राइवेट सेक्टर में, उन्होंने गवर्नमेंट के द्वारा जो रेट्स प्रिस्क्राइब थे उससे भी 10% उन्होंने कम कर दिया था। और बाकायदा ये रोड्स, ये जो बोर्ड्स थे वो हमने हर एक जगह स्पेसिफाई लिखवा रखे थे और अगर फिर भी कोई बात होती थी तो हम उसी वक्त एक्शन लेते थे। जी, रेमडेसिविर को लेकर भी काफी मामले ऐसे सामने आते हैं कि कालाबाजारी की गई या मनमानी दामों में मनमानी दाम वसूले गए, बेची गई। क्या उसको लेकर भी कभी कार्रवाई किए जाने की जरूरत पड़ी या इस तरह की खबरें आपके सामने? और रेमडेसिविर की हमारे पास रिक्वायरमेंट्स आती थी जिस तरह प्राइवेट हॉस्पिटल से, अलग जगह से, तो बाकायदा यहाँ पे कमेटी बना रखी थी जिसके अंदर सिविल सर्जन थे और दूसरे डॉक्टर्स भी थे। बाद में इस कमेटी के अंदर डीसी मैडम भी आ गई थी। तो जो अलॉट कोटा होता था रेमडेसिविर का, डिपेंडिंग अपॉन द सीरियसनेस ऑफ द पेशेंट, वो यहाँ पर हमें प्रॉपर पूरा मिल जाता था। सर देखिए, दूसरी लहर की अभी बातें हैं और राहत ये है कि आपने बताया कि यमुनानगर में अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन तीसरी लहर को लेकर बहुत सारी बातें हो रखी हैं, रिसर्च किए गए, सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जाहिर की गई, सरकार की ओर से भी इस बात को माना गया। तीसरी लहर अगर आती है तो कितना तैयार है सिस्टम? हम एक पर्सपेक्टिव प्लानिंग लेके चल रहे हैं एज फार एज ग्रोथ ऑफ कोविड केसेस अगर आगे बढ़ते हैं, तो उसी के तहत हमने हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको हम रैंप अप कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिला यमुनानगर में 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स 1000 LPM ईच के लगेंगे,
तो सो दैट वी आर कंफर्टेबल सो फार एज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कंसर्न। इसके अतिरिक्त बेड कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी और पिछले साल से लेकर अब तक ऑलमोस्ट बेड कैपेसिटी डबल कर दी गई थी। आज के दिन हम बेड कैपेसिटी में कंफर्टेबल हैं, बड़े हमारे वेंटिलेटर्स भी अवेलेबल हैं, आईसीयू बेड्स अवेलेबल हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट बेड्स भी हैं। तो मेरा यही प्रयास रहेगा आने वाले समय में हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसको हम जैसे सरकार के निर्देशों अनुसार रैंप अप करते रहेंगे। आप पिछली लहर की बात करें सर और इस बार की बात करें, कितना आपको अंतर लगा और कितना बतौर उपायुक्त के आपके सामने कितनी मुश्किलें या चुनौतियां रखी स्थिति को कंट्रोल करने में? पिछली बार जिस तरह लॉकडाउन लगा था उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन इमीडिएट प्रॉब्लम हमें प्रॉब्लम तो नहीं, चैलेंज जो फेस करना पड़ा था वो था माइग्रेंट लेबर का। तो इस बार वैसी कोई दिक्कत नहीं आई है, तो वी आर एबल टू कंसंट्रेट मोर ऑन द मेडिकल एंड केयर टेकिंग पार्ट ऑफ द पेशेंट्स। सो दोनों में थोड़ा ये फर्क था, बाकी लोगों का सहयोग तो हमें पिछली बार भी मिला था और इस बार भी मिला जी। तो काफी सहयोग लोगों की ओर से मिला है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों की बात करें सर, आंकड़ों के जरिए अगर आप बता पाएं ग्रामीण इलाकों में क्या हालात हैं और शहरी जो हिस्सा है जिले का वहाँ क्या स्थिति है कोरोना को लेकर? ये एक ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूँगा। पिछले लास्ट जो कोरोना का वेव आया था उसमें भी और इस प्रेजेंट में भी हमारे लगभग 1/3 केसेस रूरल एरिया से आ रहे हैं और 2/3 अर्बन एरिया से आ रहे हैं। इस बार जिस तरह रूरल एरियाज में हमने विलेज आइसोलेशन सेंटर्स को स्टैब्लिश किया था, मैं खुद वहाँ पे विजिट करके आया था 10-12 गाँव के अंदर। जिस तरह गाँव की चौपाल है, स्कूल्स हैं या ऐसे कोई कम्युनिटी प्लेसेस हैं, वहाँ पे वीआईसी को सेटअप किया गया था और सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे थी। वो इसलिए सेटअप किए गए थे अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेशन में नहीं रहना चाहता तो वो सरकार द्वारा सेटअप विलेज आइसोलेशन सेंटर्स की फैसिलिटीज़ को यूज़ कर सकता है। उसी प्रकार हमने अर्बन एरियाज़ में भी जो हमारे दूसरे एनजीओज़ हैं, चाहे पिछले साल राधा स्वामी सत्संग वाले थे या इस बार संत निरंकारी संगठन वाले हैं, उन्होंने भी हमारा काफ़ी सहयोग किया है। और अभी कुछ दिन पहले ही संत निरंकारी संगठन जो संस्था है उन्होंने 40 बेड का एक हॉस्पिटल सेटअप किया है जिसके अंदर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और सारी कुछ फैसिलिटीज़ हैं। अच्छा सर, शहरी और ग्रामीण की चूंकि हम बात कर रहे हैं, ग्रामीण लोग काफी वो होते हैं जिनको लगता है कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, हम बच जाएंगे कोरोना से। शहरी लोग खुद को समझदार या पढ़ा लिखा अमूमन माना भी जाता है, धारणा ही है। किसको समझाना ज्यादा मुश्किल था, कोरोना को लेकर जागरूक करना? हमारी तरफ से लगातार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आईसी एक्टिविटीज़ चला रखी थी, चाहे वो लास्ट ईयर हो या चाहे इस बार हो। तो हमारी वैन्स और पब्लिसिटी वैन्स इवन प्रेस के थ्रू हम ये प्रचार करते रहते थे कि कोरोना को लेके कोई भी इसको कम ना आके जो भी प्रिकॉशंस गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड हैं, चाहे वो हैंड सैनिटाइजेशन को लेकर हो, फेस कवर करने को लेकर हो, मास्क हो या ओवरऑल सफाई की व्यवस्थाएं हैं, तो उसको लेके हमारा यही प्रयास रहता था, चाहे वो अर्बन एरिया हो चाहे रूरल एरिया हो। लोगों को जागरूक करके ही हम इसके ऊपर विजय पा सकते हैं और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट भी किया। क्या ऐसा भी हुआ कि लोग ठीकरी पहरा भी लगा रहे हैं? आप लोगों की ओर से कोई अपील की गई? बिल्कुल जी, हर एक गांव में ठीकरी पहरा लगा दिया गया था। लास्ट ईयर भी लगा था और इस बार भी लगा है, ताकि बाहर से आने वाले लोगों पर नज़र रखी जा सके और अननेसेसरी इस जो ट्रांसमिशन का जो एक सोर्स बन जाता है उसको हम कम कर सकें। शुरुआत में आपने होम आइसोलेशन को लेकर भी एक आंकड़ा बताया कि कितने लोग अस्पतालों में हैं, ये भी आपने जानकारी दी। जो लोग होम आइसोलेट हैं सर, वो क्रिटिकल उनकी कंडीशन ना हो या उनको अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसको लेकर आप लोग किस तरह से ध्यान उनका रख रखे हैं या क्या सुविधा उनको मिल पाई है? जो हमारे होम आइसोलेशन पेशेंट्स हैं, पहले तो ये डिसाइड किया जाता है कि वो सारे पैरामीटर्स फिल कर रहे हों होम आइसोलेशन के जो प्रिस्क्राइब्ड हैं। थोड़ी बहुत भी सीरियसनेस हो तो उनको बाकायदा कोविड केयर फैसिलिटी में शिफ्ट कर देते हैं हॉस्पिटल में। और जो पेशेंट्स होम आइसोलेशन में हैं उनसे पीरियडिकली उनका टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उनसे फ़ोन पे बात करके उनका डेली फ़ोन जाता है कि आपकी तबीयत कैसी है, कोई सिम्टम्स तो हैं या नहीं है, और बाकायदा उनको टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मॉनिटर किया जा रहा है। उसके अतिरिक्त अभी हमने होम आइसोलेशन में किट्स भी दी हैं जिसके अंदर लगभग 15 के आसपास आइटम्स हैं। उसमें मेडिसिन्स भी हैं, पल्स ऑक्सीमीटर भी है, स्टीमर भी है, थर्मामीटर भी है, ताकि लोग अपने घर पे ही अपने आप को प्रॉपर मॉनिटर कर सकें। तो होम आइसोलेशन किट्स एक बहुत ही फेवरेबल माध्यम रहा है हमें इस चीज़ को मॉनिटर करने के लिए। अब बहुत सारी जगह से, और हालांकि यमुनानगर को लेकर आप दावा करते हैं तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ कि यहाँ स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन काफी जगह इस तरह की खबरें भी सामने आई कि ऑक्सीजन बेड्स की कमी है, कहीं वेंटिलेटर की कमी है, आईसीयू में किसी तरह की दिक्कतें हैं। तस्वीरें खुद हमने भी दिखाई। कभी यहाँ पर इस तरह की स्थिति बिगड़ी? टचवुड यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में पीछे ऐसी कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुई, चाहे वो ऑक्सीजन बेड्स को लेके हो, ऑक्सीजन सप्लाई को लेके हो या वेंटिलेटर्स को लेके हो।
तो आज के दिन भी हमारे पास ऑलमोस्ट 60% जो फैसिलिटीज़ हैं, बेड्स, वेंटिलेटर्स खाली हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम वी कैन प्रोवाइड। जी, कोरोना को लेकर सर हमने बात की, लेकिन कोरोना के बाद ब्लैक फंगस को लेकर डराने वाली बातें सामने आती हैं, लेकिन जो लोग कोरोना से ठीक हो गए, क्या उनसे आप लोग कोई संपर्क रखते हैं? जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं, जिसमें एक ये बीमारी उभर के आई है ब्लैक फंगस को लेके, एक केस यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट का भी डायग्नोस हुआ था जो कि चंडीगढ़ में ट्रीट हो रहा है। उसको लेके भी हम ट्राई कर रहे हैं कि जो भी हमारे पेशेंट्स रहे हैं उनको एक सामंजस्य संवाद स्थापित कर सके कोई, ताकि कोई सिम्टम उनमें और पोस्ट कोविड सिम्टम ना डेवलप हो जाए जो टैकल ना किया जा सके। तो मेरा ये मानना है कि वी विल बी इन टच विद ऑल द अर्लियर पेशेंट्स। जी, उसका कोई दायरा बनाया गया कि आधार बनाया गया कि जिन लोगों में डायबिटीज है या जिनको लेकर शुगर है, इस तरह की दिक्कत है, उनसे ज्यादा बातचीत की जाए या किस तरह की निगरानी उन पर रखी जाए? हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो पैरामीटर जिस तरह हमें पता चले हैं कि ब्लैक फंगस को चाहे डायबिटीज़ को लेके हो या स्टेरॉइड्स का जिस पे ज़्यादा यूज़ हुआ है, उसको हम मद्देनज़र रखते हुए हर एक पेशेंट से कॉन्टेक्ट स्टैब्लिश करेंगे। और अभी गवर्नमेंट ने एक उमंग नाम से एक फैसिलिटी सेटअप करी है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। उसमें यही रहेगा कि जो पोस्ट कोविड सिम्टम्स हैं वो प्रॉपरली एनालाइज किए जा सके। जी, सरकार की ओर से मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था की गई है सर, यमुनानगर में कहाँ ऑप्शन है या कहाँ विकल्प? हाँ, यमुनानगर जो है हमारा कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के साथ एसोसिएटेड है करनाल से, जो यहाँ के 70 किलोमीटर की दूरी पे है। हम लगातार वहाँ के टच में भी रहते हैं। कभी ऐसा हुआ कि यूपी की बात करें या बाकी राज्यों की हम बात करें, वहाँ से भी यहाँ पर संक्रमित आए हों उपचार के लिए? क्योंकि आपने बताया कि यहाँ पे बहुत सारे वेंटिलेटर्स भी हैं और तमाम सुविधाएं हैं। इनिशियली इस महीने के शुरू में हमारे पास काफ़ी पेशेंट्स थे, ऑलमोस्ट 40% जो पेशेंट्स थे वो आउटसाइड द स्टेट के थे। उसमें यूपी के भी थे, दिल्ली के भी थे, पंजाब के भी थे। यमुनानगर एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है तो यूपी के यहाँ पे ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे, पर वी वर एबल टू मैनेज द पेशेंट लोड वेरी वेल और हमने सबका इलाज करवाया। जी, आप व्यक्तिगत तौर पर भी लोगों से जुड़े रहते होंगे कि कहीं आपको शिकायत मिली सोशल मीडिया के माध्यम से, उसका आपने निवारण किया? हाँ, हमारे पास जिस तरह कॉल सेंटर्स हैं जो ऊपर हमने कंट्रोल रूम बना रखा है, उसके अंदर हमारे पास शिकायत आती रहती थी, तो उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करते थे। और उसके अतिरिक्त भी मेरे संज्ञान में किसी भी स्तर से, किसी भी सोर्स से अगर कोई बात आती थी तो वी यूज्ड टू टेक केयर ऑफ दैट। जी, इसके साथ ही सर, चूंकि देखिए बहुत सारी दिक्कतें और जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि कई अस्पतालों से, कई जिलों से इस तरह के मामले सामने आते हैं कि संक्रमितों को परेशानी उठानी पड़ती है। क्या आप खुद भी जाती हैं, विजिट करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा आपकी ओर से लिया जाता है, बाकी अधिकारियों से भी बात की जाती है? कोविड प्रोटोकॉल्स का ध्यान रखते हुए मैंने खुद भी ये जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स हैं उनको विजिट किया है। और हमारा ये प्रयास रहता है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर सुविधाएं होनी चाहिए उसमें कोई किसी प्रकार की कमी ना आए, और अगर ऐसी कोई बात आती है तो इसी इमीडिएटली हम उसको रेक्टिफाई करते हैं। साथ ही पुलिस की बात करें या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, स्वास्थ्य अधिकारियों की बात करें, साथ ही सरकार की भी हम बात करें, कितना तालमेल आपको कोरोना से पहले जो स्थिति थी उसके मुकाबले अब ज्यादा रखना पड़ता है? डिपार्टमेंट हो, लोकल बॉडीज हो, रूरल डिपार्टमेंट हो या अन्य हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सारों के अंदर बहुत ही अच्छा सामंजस्य है। तालमेल के साथ पूरी टीम की तरह हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स काम करते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि एक यूनिफाइड अप्रोच डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की रहती है और हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए हैं टू एन एक्सटेंट। इसके अलावा पहली जो लहर रही सर और पहला जो लॉकडाउन रहा पिछले साल की हम बात करेंगे, काफ़ी दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ी, रोजाना कमाकर जो लोग खाते हैं, मजदूर जो हैं, क्या इस बार भी हालांकि बहुत सारी रियायत थी, किसी के सामने कोई दिक्कत परेशानी आई? और सवाल ये कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों की ओर से मदद की गई? इस बार अभी तक फॉर्चुनेटली ऐसी कोई शिकायत आई नहीं है लंबी चौड़ी की लेबर को या इसको लेके। जस्ट इन केस अगर आगे कोई दिक्कत आती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड टू टैकल दैट। जी, इसके साथ साथ सर देखिए, आप चूंकि उपायुक्त हैं और पूरे जिले की जिम्मेदारी आपके पास है, अब रूटीन में कितनी तब्दीली है, अब जिंदगी में कितना बदलाव आया है कोरोना आने के बाद? लाइफस्टाइल चेंजेस तो आई ही हैं। मेरा ये मानना है कि कोरोना के बाद लोग अपनी हेल्थ और हाइजीन के प्रति ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। ये जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसके लिए हम हमेशा कहते रहते हैं, वो लोग ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, और इसकी ओवरऑल भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जनरल हेल्थ एंड हाइजीन जो पब्लिक की है। तो मेरा ये मानना है कि लाइफस्टाइल में फॉर अ बेटरमेंट काफ़ी इंप्रूवमेंट्स आए। जिनको लेकर ब्लैक फंगस की आशंका है या जिनमें हो सकता है, उनके लिए आपकी क्या अपील है, क्या वो लोग करें? मेरा उनसे यही अपील रहेगी को जो भी ब्लैक फंगस के सिम्टम्स हैं उनको पता चलता है तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट को सूचित करें, ताकि टाइम रहते उनको प्रॉपर फैसिलिटी अवेल करी जा सके। वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर है जिले की? क्योंकि बहुत सारी जगह से ये खबरें सामने आती हैं कि वैक्सीन की डोज कम हो गई है, कई जगह से अब भी मामले आ रहे हैं कि लोगों को अभी शंका है, आशंका है कि क्या ये सुरक्षित है, तो क्या लोगों का उत्साह है वैक्सीन को लेकर? जैसा कि आपने बताया कि शुरू के दिनों में लोगों के मन में ये भ्रांति थी कि वैक्सीन लगवानी चाहिए, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो प्रॉपर एक्टिविटीज़, आईसी एक्टिविटीज़ करी गई, लोगों को जागरूक किया गया, वैक्सीन ही हथियार है अन्य चीज़ों के अलावा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ साथ,
तो लोगों में उसकी अवेयरनेस आई है और उन्होंने अब बढ़ चढ़ के वैक्सीनेशन में भाग लेना शुरू किया है। डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में अभी तक 2,40,000 से ऊपर वैक्सीन लग चुकी है, जिसके अंदर फर्स्ट डोज 2 लाख की हो चुकी है और 40,000 से ऊपर सेकेंड डोज भी हो चुकी है। बाकायदा यहाँ पे हमारी तरफ से वैक्सीनेशन साइट्स बनाए गए हैं और अलग अलग जगह पे प्रॉपरली वैक्सीनेट किया जा रहा है। कुछ साइट स्पेसिफिकली मीडिया के लोगों के लिए भी हमने स्टार्ट की थी, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी स्टार्ट करी थी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में लॉयर्स के लिए भी स्टार्ट की थी। तो अब हमें बड़ा फेवरेबल रिस्पांस वैक्सीनेशन को लेकर मिल रहा है। जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं या जो युवा हैं वो भी आगे आ रहे हैं? बिल्कुल जी, वो भी आगे आ रहे हैं, वो जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद उनका भी हो रहा है। जी सर, देखिए बाकी लोगों के लिए हमने बात की कि कितने जिंदगी में बदलाव या तब्दीली आई है, आप पर कितना अतिरिक्त दबाव है? नॉर्मल जो जिंदगी चल रही थी उसके बाद कोरोना आया, कोरोना की दूसरी लहर भी आई। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते ही रहते हैं। मैं मानता हूँ कि हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने लास्ट ईयर भी और इस साल भी बड़ा ही डटकर पूरी शिद्दत से इसका सामना किया है और उसके रिजल्ट्स भी दिख रहे हैं। पुलिसकर्मी हैं सर, वो फील्ड में लगातार डटे हुए हैं, स्वास्थ्यकर्मी जो हैं वो भी अपनी जान खतरे में डालकर लगातार डटे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए आप क्या कुछ कहेंगे कि वो अपना भी ध्यान रखें और दूसरों की जिंदगी के लिए भी बने रखें? मीटिंग्स के अंदर हमारी तरफ से यही स्ट्रेस अपॉन किया जाता है कि जो हमारे फ्रंट लेवल वर्कर्स हैं, चाहे वो लोकल बॉडीज़ का स्टाफ हो, पुलिस का स्टाफ हो या हेल्थ स्टाफ हो, वो अपना ध्यान रखते रखते ही अपनी ड्यूटी करें, क्योंकि वो हमारे बुलवार्क हैं अगेंस्ट ऑल जो हमारे कोरोना के जो सिम्टम्स वगैरह उनको मतलब कि उनका वो एक्सपोज ज़्यादा रहते हैं। तो फिर भी हमारा उनसे यही अनुरोध रहता है कि वो प्रॉपर प्रिकॉशंस ड्यू केयर करते हुए ही अपनी ड्यूटी का निभाएं। क्या सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग आप लोगों को मिल पाया? बिल्कुल जी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहेगा। यमुनानगर भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस थे, एनजीओज थे, उन्होंने लास्ट ईयर भी और इस साल भी बड़ा बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग दिया है और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि उनका योगदान है वो सर्वोपरि है। इसके साथ ही सर देखिए लोगों को जागरूक करना भी काफी मुश्किल रहा होगा कि मास्क भी लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखें, बेवजह घरों से ना निकलें, वैक्सीन लगवाएं या फिर उससे पहले टेस्ट करवाएं। तो वो कौन कौन से अभियान के जरिए आप लोगों की ओर से किया गया? हमने काफ़ी कैंपेन्स यहाँ पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलाए थे, चाहे वो स्पेशल पब्लिसिटी वैन्स हों, कोरोना जागरूकता रथ हो, जो एफएम रेडियो के थ्रू हमारे जिंगल्स होते थे, मैसेजेस होते थे, जो संदेश होते थे वो जाते थे, और प्रेस में हमारे जो पैम्फलेट्स के थ्रू और पीआरआईज और लोकल बॉडीज़ के अंदर जो प्रचार बनता था वो हमने किया, जिसकी वजह से लोग काफ़ी इसके प्रति जागरूक हुए और खुद ही अपने आप सेल्फ अवेयर इसमें हो गए थे। तो काफी जागरूक आप लोगों ने किया। सर खुद की सुरक्षा के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि आपके परिवार को भी जाकिर है, हमारे परिवार को भी खुद डर लगता है कि आपके परिवार को भी थोड़ा रहता होगा कि आप बाहर जाते हैं, काफी लोगों की पब्लिक डीलिंग का आपका काम है, काफी लोगों से मिलते हैं, तो खुद की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं पब्लिक के साथ साथ? मैडम, जिस तरह वन शुड प्रैक्टिस व्हाट वन इज प्रीचिंग, तो उसी पे अमल करते हुए मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम दूसरों को बताते हैं हम खुद भी फॉलो करें, चाहे वो फेस कवर करने को लेकर हो, हैंड सैनिटाइजेशन हो, हेल्थ एंड हाइजीन को लेकर हो, तो उस पर पूरा मेरा प्रयास रहता है कि किस मामले में बिल्कुल भी नेग्लिजेंस ना बरती जाए। लॉकडाउन को एक बार फिर से आगे बढ़ाया गया, आगे मियाद बढ़ाई गई है। एक बार आपके जरिए यमुनानगर वासी भी जानना चाहेंगे कि कौन कौन सी राहत मिलेगी, कौन सी रियायत मिलेगी, क्या बंद रहेगा? इस तरह हमने ऑर्डर निकाले हैं कि नेक्स्ट एक हफ्ते के लिए भी सुरक्षित हरियाणा माह का जो हमने लॉकडाउन का जो बढ़ाया है, उसके तहत अपार्ट फ्रॉम द अर्लियर रिस्ट्रिक्शंस कुछ रिलैक्सेशंस दी गई हैं कि जो हमारी स्टैंड अलोन शॉप्स हैं किसी भी लोकेलिटी में, वो ऑड जो शॉप्स हैं, ऑड नंबर्ड शॉप्स हैं, वो खुलेंगी ऑड डेट्स पे, और इवन नंबर वाली डेट्स हैं उस पर खुलेंगे इवन नंबर वाली शॉप्स। तो मेरा ये मानना है कि ओवरऑल इन ये जो विंडो मिली है शॉप्स को लेके, इसमें आम जनता को काफ़ी राहत मिलेगी। लॉकडाउन को लेकर पीएम की ओर से भी अपील की गई थी कि लॉकडाउन को सरकारें अंतिम विकल्प के तौर पर ही रखें। इस बार सर चूंकि पिछली बार के मुकाबले बहुत राहत सरकार की ओर से दी गई, तो आप लोगों को मुश्किलें आई? कोई फसल के बहाने से घर से निकलेगा, कोई किसी का परिजन बीमार है, कोई खुद बीमार है, कोई वैक्सीन लगवाने के लिए जाएगा, तो मुश्किल रहा आप लोगों के लिए लोगों को समझाना? ऑफ लेट जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि लोग खुद ही काफ़ी इस बार जागरूक हो गए थे और वो अननेसेसरी कामों के लिए निकल नहीं रहे थे। हमने शुरू में कुछ सख्ती दिखाई थी, कुछ एक हमने केस भी दर्ज किए थे जो हमारे पास ऐसे हमने कुछ लोगों को देखा था कि जो अननेसेसरली लोग घर से बाहर निकल रहे थे, तो उसका एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट गया शुरू में ही, और उसकी वजह से लोग बाहर निकलना काफ़ी हद तक बंद हो गए थे। आपका चूंकि हमने रूटीन भी शुरुआत में पूछा और उसके बाद क्या अतिरिक्त दबाव की ये भी बात की, आप खुद की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित करते हैं कि आप भी सेफ रखें, आपकी फैमिली भी सेफ रखें? मैं ये ध्यान रखता हूँ कि जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसकी पूरा 100% पालना की जाए, क्योंकि इस बिहेवियर को फॉलो करने से ही हम अपने को और दूसरे हमारे जो साथी हैं, हमारे दूसरे समाज में जो दूसरे व्यक्ति हैं, उनको बचा सकते हैं। ये हर किसी का दायित्व है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को वो बिल्कुल
खुद ही पालन करें, क्योंकि उससे उसका तो बचाव होगा ही, साथ साथ दूसरे व्यक्तियों का भी बचाव हो जाएगा। अंतिम सवाल सर, क्या कुछ अपील आप करेंगे वैक्सीनेशन को लेकर भी, और जो लोग बीमार हैं उनका किस तरह से हौसला बढ़ाएंगे, साथ ही किन किन बातों में आप लोग ज्यादा उम्मीद करते हैं कि जनता का सहयोग सिस्टम को अभी मिले? आने वाले समय में जिस तरह वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही है ये बढ़ेगी, उसके बाद लोगों को जो इम्यूनिटी डेवलप होनी है वो तो हो ही जाएगी, और साथ साथ अपना ओवरऑल आचरण, कंडक्ट, बिहेवियर ऐसा रखें कि आप ओवरऑल भी आपकी इम्यूनिटी बढ़े। अननेसेसरी हम घर से बाहर ना निकलें। जरूरी नहीं कि लॉकडाउन के दौरान ही हम ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाएं। ये बिहेवियर हमें आने वाले लंबे समय तक इसको जारी रखना पड़ेगा। जितना हम इसको जारी रखेंगे उतना ही हम सेफ रहेंगे। जी सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े और तमाम बातचीत की। तो दूसरी लहर को लेकर यमुनानगर में हालात क्या है, कोरोना को लेकर स्थिति क्या है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या तस्वीर है, लोग कितने जागरूक हैं, शहरी और ग्रामीण लोगों में कोरोना को लेकर किस तरह से जागरूकता देखी जा रही है, सवाल बहुत सारे थे जिनके जवाब लिए यमुनानगर के उपायुक्त ये दावा कर रहे हैं कि हाँ, स्थिति कंट्रोल में है। आंकड़े भी उनकी ओर से बताए गए हैं, विश्वास भी दिलाया गया है जिला वासियों को कि आने वाले दिनों में भी स्थिति बेहतर रहेगी। इसी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं बनी रहेंगी, सिस्टम लगातार लोगों के साथ खड़ा रखेगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत और देखती रहिए खबरें अभी तक। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो पेज को लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की हर वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।